हो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। ये डॉक्टर नगेंद्र से लिया गया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं नेट में, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में। तो इस प्रकरण को हम पूरे को ही पढ़ते हैं। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। 1500 से लेके 500 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का विशिष्ट मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के दो रूप है मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृति है और दूसरी वैदिक वाङ्मय की, जिसमें से वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है, और दूसरी लौकिक क्लासिकल संस्कृति है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं सम्मिलित है। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिश्चित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली है, जिन्हें पश्चिमोत्तर, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवृत्तियां काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई थी। अब ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का विशिष्ट व मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई है: पश्चिमोत्तर, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित है। यानी प्राकृत भाषा का विकसित रूप है 500 ईस्वी। ये भी प्रश्न कई बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया, नेट में भी पूछा गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिनमें से मुख्य है सोरसेनी, पिशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ये क्या है? क्षेत्रीय बोलियां हैं। तो प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच होगी। इससे कम नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नामों से भी अभिहित करें, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में किया जा सकता है। ये यहाँ है कि अपभ्रंश से आधुनिक उपभाषाएं: सोरसेनी, पिचासी, ब्राह्मण। सोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 85 से लंदा, पंजाबी, और ब्राह्मण से सिंधी। ये उपबोलियां। महाराष्ट्री में मराठी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों में हुआ है। हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, ये राज्य हैं। ठीक है। हिमाचल है, पंजाब का कुछ भाग है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश तथा बिहार, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्य 10 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां आती हैं? 10 बोलियां आती हैं मुख्यतः। तो पश्चिमी हिंदी में
कौन कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी में आते हैं। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, कई बार, कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स में याद करेंगे हम तो अबच, ए, बे, छ। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? अबच। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अबच। अब राजस्थानी में देखते हैं, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी। पहाड़ी में आती है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी या गढ़वाली। बिहारी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 बोलियां आती हैं। अब देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस अर्थ में कोरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है, तो कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी का, कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली से अधिकता से प्रयुक्त पाई है, यानी ये पाई है, यानी इसका मतलब गया या बड़ा का, तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा जाता है। अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत ही संपन्न हुई है और इसमें पावड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। अब देखते हैं ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौं का समूह। ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? पशुओं या गौं का समूह, चरागाह है आदि। पशुपालक के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रज कहलाया। इसी आधार पर इसकी बोली भी क्या पड़ गई? ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये एटा भी कई बार पूछ लिया जाता है। साहित्यिक और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों में ब्रज भाषा बहुत ही संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम रस खान, बिहारी देव, रत्नाकर आदि इनके प्रमुख कवि है। सूरदास है वो प्रमुख ब्रज भाषा के कवि है। हरियाणवी, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति विवादास्पद है। हरि प्लस यान यानी कृष्ण का यान, यानी हरि अरण्य, हरावन तथा अहिर आना राजपुताना, तेलंगाना की तरह आदि कई मत दिए गए हैं, किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से गिरी। इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य है जिसका कुछ अंश मुद्रित है। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छत्तीसगढ़, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ये बघेली के ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है जिसे ईश्वरी के भाग बड़े प्रसिद्ध कहा जाता है। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आला जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला है, मूलतः बुंदेली का एक उपबोली है, बनाफरी में लिखी गई थी।
तो ये आला भी कई बार पूछा गया है। कनौजी, कनौज संस्कृत कान्याकुब्ज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कनौजी पड़ा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, कनौजी कहाँ है? इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। कनौजी भी सोरसेनिया ब्रज से ही निकलती है। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की ही उपबोली मानते हैं। कनौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित हो चुका है। अब आइए अवधि। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का है विकसित रूप अवध है, जिसे अवधि शब्द का बना है। इसके उद्भव से संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबुद्दीन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान सब्बल से आदि है। अवधि के प्रसिद्ध कवि भी पूछ लिए जाते हैं। अब आती है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंडी कहलाता है। ये रीवा भी पूछ लिया जाता है, बघेलखंड कहलाता है, और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी, अपभ्रंश एवं क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसके अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक यह अवधि की एक उपबोली ज्ञात होती है। इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य। छत्तीसगढ़ी मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप में इसका विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में लोक साहित्य है। पश्चिमी राजस्थानी देखते हैं। इसमें राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। सोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी में है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास है। मेव जाति के इलाके को मेवात के नाम से इसे मेवाती भी कहते हैं। इसका एक मिश्रित बोली है इसकी अहिरवाटी। तो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर हरियाणा का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाती है। इसका प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जयपुरी को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। दक्षिणी राजस्थान इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और संगाबाद इनके आसपास का क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सोरसेनी अपभ्रंश विकसित इस बोली में कुछ साहित्यिक तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा आसपास इसका क्षेत्र है। सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। मध्यवर्ती पहाड़ी सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का क्षेत्र है। वस्तुतः गढ़वाली और कुमाऊनी इन दो बोलियों का सामूहिक नाम है। इस बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है ही, साथ ही कुछ साहित्य भी है। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है, बिहार में है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, साहेबाद, चंपारण, सारण आसपास का क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक है। अब देखो कौन सी बोली बोलने वाले सबसे अधिक है, तो भोजपुरी बोलने वाले। भोजपुरी में मुख्य लोक साहित्य मिलता है, शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रेमचंद प्रसाद आदि इस क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है। मगही संस्कृत मगध के विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मगही अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया,
पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर इनके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी है। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, ये मैथिली देखो दरभंगा ये कई बार पूछा गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत ही संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। हिंदी साहित्य में विद्यापति जैसे रस सिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। मैथिली को किल विद्यापति को कहा जाता है। अतिरिक्त गोविंदास, रणजीत लाल, हरिमोहन आदि भी इनके अच्छे साहित्यकार हैं। हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू। पीछे यह संकेत दिया गया है कि खड़ी बोली का नाम एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि के आधार पर या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों में के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वे प्राय एक ही और उनका आधार भाषा व मिश्रित बोली जो मूलतः कोरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी होगी। इस खड़ी बोली में जब खड़ी बोली में बोलचाल के का ही प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अलग प्रचलित अर्थ कठिन तत्सम शब्दों का प्रयोग काफ़ी होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अलग प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू भी कहते हैं। इस तरह खड़ी बोली यानी सामान्य हिंदी के 3 शैलियाँ हैं। हिंदवी शब्द हिंदू ई से बना है, ई प्रत्यय से हिंदी, हिंदवी, हिंदवी का प्रयोग प्राचीन काल के हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में ओफी और अमीर खुसरो, देखो अमीर खुसरो और ओफी इसका प्रयोग किया करते हैं। खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जबकि हिंदवी का 30 बार है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम ज़्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसे संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे। हिंदुस्तानी उस भाषा को कहते हैं जिसमें अरबी, फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गारसा तासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक ठीक इसी अर्थ में आए हैं। अब प्राय लोग केवल दक्षिणी या दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत में मसूद, खुसरो, शक्करगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए हिंदवी या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान प्लस ई प्रत्यय से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुझे बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसा कि ऊपर संकेत तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तावर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। ये इनका ग्रंथ है। आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की एक शैलियों के अर्थ में होने लगा तो जिनमें क्रमशः संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य था। हिंदुस्तानी हिंदू उर्दू के बीच की उस बोली को कहने लगे जिसमें न तो संस्कृत के कठिन शब्द होते हैं और न ही अरबी फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम अरबी फारसी के वे शब्द है जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था। उर्दू शब्द मूलतः, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर यानी खेमा। तुर्कों के अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार नाम आज भी मिलता है। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी, पंजाबी, हरियाणवी, कोरवी, ब्रज मिश्रित एक ऐसी बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था। तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण थे। शाहजहां ने दिल्ली में ललित
दिल्ली में लाल किला बनवाया और यह भी एक प्रकार से उर्दू था किंतु बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू नहीं कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जबान ए उर्दू ए मुअल्ला कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जबान ए उर्दू ए मुल्ला